एक रिपोर्ट के अनुसार रूस ने अंटार्कटिका में तेल और गैस के विशाल भंडार खोजे हैं, जिनमें से अधिकांश उन क्षेत्रों में हैं जिन पर ब्रिटेन अपना दावा करता है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा स्थान है जो वास्तव में एक रहस्यमयी दुनिया बना हुआ है, एक शांत सफेद विस्तार जो लाखों साल पुराने रहस्यों को छुपाए हुए है। लेकिन परमाफ्रॉस्ट के नीचे रूसी अभियानों ने हाल ही में एक ऐसा पर्दा उठाया है जिसने वैश्विक समुदाय को स्तब्ध कर दिया है। वोस्तोक झील की अंधेरी दबाव युक्त गहराइयों से लेकर एक चौंका देने वाली ऊर्जा खोज तक, जो वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करने की धमकी देती है। रूस ने जो खोजा है वह सिर्फ बर्फ नहीं है, यह हमारे ग्रह के भविष्य की एक भयावह झलक है। बर्फ के नीचे की अथाह गहराई। दुनिया का नक्शा काफी हद तक पूरा माना जाता है। उपग्रह चित्रों और जीपीएस निर्देशांकों की एक सुलझी हुई पहेली। फिर भी पृथ्वी के बिल्कुल निचले हिस्से में एक ऐसी ऊर्ध्वाधर सीमा मौजूद है जो 20वीं सदी के अंत तक मानव आंखों से अदृश्य रही। दशकों तक वोस्तोक स्थित रूसी अनुसंधान केंद्र मुख्य रूप से पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थान के रूप में जाना जाता था। एक सुनसान चौकी जहां तापमान अक्सर गिरकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। लेकिन इन नालीदार धातु की झोपड़ियों में रहने वाले वैज्ञानिकों के पैरों के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा था जो अंततः वैज्ञानिक समुदाय को दहला देगा। ओंटारियो झील के आकार का एक विशाल जलाशय 15 मिलियन वर्षों तक शेष जीव मंडल से अलग थलग पड़ा रहा। वोस्तोक झील का अन्वेषण कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि एक धीमी रहस्यमय अनुभूति थी। 1960 के दशक में आंद्रेई कपित्सा नामक एक रूसी पायलट और भूगोलवेत्ता ने हवाई दृष्टि से बर्फ का एक अजीब सपाट टुकड़ा देखा। यह आसपास के ग्लेशियरों के ऊबड़ खाबड़ लहरदार भूभाग जैसा नहीं था। यह बिल्कुल समतल था, जमे हुए दर्पण की तरह। उसे संदेह था कि कोई विशाल वस्तु ऊपर बर्फ की चादर के बहाव को धीमा कर रही है। हालांकि रूसी और ब्रिटिश रडार विशेषज्ञों के सहयोग से 90 के दशक में ही इस खोज की वास्तविक भयावहता का पता चला। बर्फ के नीचे सिर्फ नमी ही नहीं थी, बल्कि एक तरल अथाह गहराई थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां मायोसीन युग के मध्य से सूर्य का प्रकाश नहीं चमका है। जब मनुष्य विकसित हो रहे थे, जब साम्राज्य उठते और गिरते रहे, और जब औद्योगिक क्रांति ने वातावरण को कार्बन से भर दिया, तब वोस्तोक झील घोर अंधकार में डूबी रही। इसके ऊपर जमी बर्फ की चादर लगभग 4 किलोमीटर मोटी है, लगभग 2.5 मील मोटी प्राचीन जल की चादर है। तल पर दबाव अत्यधिक है, समुद्र तल के दबाव से लगभग 350 गुना अधिक। सामान्य परिस्थितियों में इन तापमानों पर पानी बर्फ का एक ठोस पिंड होता, लेकिन पृथ्वी के कोर से निकलने वाली भूतापीय ऊष्मा और हिमनद की इंसुलेटिंग परत के कारण वोस्तोक झील तरल अवस्था में बनी रहती है। यह एक हिमनद के नीचे स्थित झील है, जो गहरे अतीत का एक ऐसा हिस्सा है जो एक प्रेशर कुकर में फंसा हुआ है। आतंक का दौर तब शुरू हुआ जब वोस्तोक स्टेशन पर रूसी टीम ने ड्रिलिंग शुरू की। 5G1 होल के नाम से जानी जाने वाली यह परियोजना इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा थी जो लगभग असंभव थी। ड्रिलर सिर्फ ठंड से ही नहीं जूझ रहे थे, वे बर्फ की भौतिक संरचना से ही जूझ रहे थे। जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, बर्फ और अधिक लचीली होती गई, जिससे ड्रिल बिट्स के टूटने या मशीनरी के जाम होने का खतरा मंडरा रहा था। जब वे तरल पानी के ठीक ऊपर स्थित बर्फ की परत एक्रीशन आइस तक पहुंचे, तब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तनाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा था। नासा और विभिन्न पर्यावरण समूहों ने रूसी टीम से रुकने की गुहार लगाई। डर सीधा था,
अगर हम वोस्तोक झील की सतह को भेदते तो हम सतह पर मौजूद बैक्टीरिया से एक स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र को दूषित कर सकते थे, या इससे भी बदतर गहराई से कुछ ऐसा छोड़ सकते थे जिससे निपटने के लिए आधुनिक दुनिया तैयार नहीं थी। लेकिन रूसियों ने अपना काम जारी रखा। फरवरी 2012 में दशकों तक रुक रुक कर चलने वाली खुदाई के बाद आखिरकार ड्रिलिंग शुरू हो गई। झील का पानी अत्यधिक दबाव में गीजर की तरह बोरहोल में उमड़ पड़ा और तुरंत जमकर एक प्लग बना दिया, जिसने झील को फिर से सील कर दिया। यह अज्ञात क्षेत्र में एक सुनियोजित आक्रमण था। जब शोधकर्ताओं ने अंततः उस जमे हुए झील के पानी के नमूनों को सतह पर वापस लाया तो उन्हें जो मिला वह मानक जैविक वर्गीकरण से परे था। बर्फ के विश्लेषण से ऐसे डीएनए अनुक्रमों का पता चला जो वैश्विक डेटाबेस में मौजूद किसी भी चीज से मेल नहीं खाते थे। उन्हें चरम परिस्थितियों में पनपने वाले जीवों के प्रमाण मिले हैं जो अन्य सभी जीवों को नष्ट कर देते हैं। इनमें से कुछ जीवाणु बहुकोशिकीय जटिल जीव प्रतीत होते हैं जो उच्च ऑक्सीजन वाले वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो गए थे। झील में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक है और प्रकाश बिल्कुल नहीं है। बैक्टीरिया एक टी के बारे में कानाफूसी हो रही थी, एक ऐसा जीव जिसका डीएनए किसी भी ज्ञात प्रजाति से 86% से भी कम मिलता जुलता था। आनुवंशिकी की दुनिया में यह एक खाई के समान है। यह एक इंसान और एक मशरूम के बीच के अंतर जैसा है। यह खोज बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसने साबित कर दिया कि जीवन केवल अंधेरे में ही जीवित नहीं रहता, बल्कि पूरी तरह से एक अलग रूप में विकसित हो जाता है। रूसी खोज ने इस धारणा को चकनाचूर कर दिया कि अंटार्कटिका एक निर्जीव महाद्वीप है। इसके बजाय इसने यह खुलासा किया कि हम अज्ञात जीव विज्ञान की एक विशाल दबाव युक्त प्रयोगशाला के ऊपर चल रहे हैं। यदि ये जीव पिघलती बर्फ या विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने के माध्यम से हमारे महासागरों में प्रवेश कर जाते हैं तो पारिस्थितिक परिणाम अप्रत्याशित होंगे। हम केवल एक झील को नहीं देख रहे हैं, हम एक ऐसे जैविक टाइम कैप्सूल को देख रहे हैं जो 15 मिलियन वर्षों से चल रहा है और रूस ने अभी अभी उसका पिन निकाला है। अंधेरे में क्या तैर रहा है, यह रहस्य तो कहानी की शुरुआत मात्र है, क्योंकि अब ध्यान अतीत के जीव विज्ञान से हटकर भविष्य के संसाधनों पर केंद्रित हो रहा है। एक खोई हुई दुनिया की गूंज। वोस्तोक झील की खोज का असली खौफ बर्फ की खामोशी में नहीं, बल्कि डेटा के शोर में छिपा है। जब रूसी टीम ने आखिरकार झील की सतह से लिए गए पहले तरल नमूनों का विश्लेषण किया तो वे सिर्फ पानी को नहीं देख रहे थे, वे एक ऐसे जैविक निर्वात को देख रहे थे जो 15 मिलियन वर्षों के अलगाव के बाद अचानक हिंसक रूप से टूट गया था। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित आर्कटिक और अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशालाओं में जो परिणाम सामने आए वे चौंकाने वाले थे। पहचाने गए हजारों आनुवंशिक अनुक्रमों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन जीवों का था जो आधुनिक विज्ञान के लिए पूरी तरह से अज्ञात हैं। ये केवल नई प्रजातियां नहीं हैं, जैसे अमेज़न में कोई नया भृंग मिल जाता है। ये जीवन वृक्ष की ऐसी संपूर्ण शाखाएं हैं जो मायोसीन युग से ही एक अलग दिशा में बढ़ रही हैं। बैक्टीरिया एक टी नामक एक विशिष्ट फाइलोटाइप ने वैश्विक समुदाय में हलचल मचा दी। सतह पर मौजूद किसी भी ज्ञात जीव के साथ इसका डीएनए 86% से भी कम मिलता जुलता था। इसे समझने के लिए हम यह बता सकते हैं कि मनुष्य का लगभग 98% डीएनए चिंपैंजी से और लगभग 50% केले से मिलता है। 14% का यह अंतर एक ऐसी जैविक खाई है जो यह संकेत देती है कि हम जीवन के एक ऐसे रूप को देख रहे हैं जो पूरी तरह से अलग भौतिक नियमों के तहत विकसित हुआ है। यहां भय दो प्रकार का है: जैविक संदूषण का खतरा और प्राचीन रोगाणुओं का भंडार।
यह झील उच्च दबाव और ऑक्सीजन से भरपूर वातावरण है। एक अति संतृप्त दुनिया जहां ऑक्सीजन का स्तर सामान्य मीठे पानी की झीलों की तुलना में 50 गुना अधिक है। वहां जीवित रहने वाला कोई भी जीव परिभाषा के अनुसार परम जीवित प्राणी है। वैज्ञानिकों को चिंता है कि यदि ये चरम परिस्थितियों में जीवित रहने वाले जीव हमारी दुनिया में आ गए तो वे आधुनिक बैक्टीरिया को पछाड़ सकते हैं या उनमें ऐसे जैव रासायनिक गुण हो सकते हैं जिन्हें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली संसाधित नहीं कर सकती। रूसी वैज्ञानिक जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस रहस्य को सुलझाने में बिताया, जैसे कि वैलेरी लुकिन, जिन्होंने दशकों तक इस अभियान का नेतृत्व किया, उन्हें केवल वैज्ञानिक संदेह से कहीं अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें शीतदंश के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का सामना करना पड़ा। इन शोधकर्ताओं के लिए वोस्तोक झील केवल एक डेटा बिंदु नहीं थी, यह उनके करियर को परिभाषित करने वाला जुनून था। वे एक ऐसी जगह रहते थे जहां हवा इतनी पतली थी कि मानो किसी स्ट्रॉ से सांस ले रहे हों और जहां महीनों तक सूरज दिखाई नहीं देता था। इस एकांत ने एक खास तरह की तीव्रता को जन्म दिया। जब उन्होंने आखिरकार वोस्तोक के पानी को छुआ तो वे सिर्फ एक झील की खोज नहीं कर रहे थे, वे पृथ्वी के एक ऐसे स्वरूप की खोज कर रहे थे जिसका अब अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। फिर भी जैसे जैसे जैविक रहस्य गहराता गया, रूसी आंकड़ों से एक नया और शायद अधिक तात्कालिक भय उभरने लगा। टीम का एक हिस्सा प्राचीन जीवन का अध्ययन कर रहा था, जबकि दूसरा हिस्सा सरकारी कंपनी रोसजियो के बैनर तले दक्षिणी महासागर के समुद्र तल के नीचे छिपी हुई चीजों का अध्ययन कर रहा था। उन्हें इससे भी अधिक जटिल चीज के प्रमाण मिले। बहुकोशिकीय यूकेरियोट्स यानी जटिल जीवों के डीएनए की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि वोस्तोक झील केवल सूक्ष्म जीवों का मिश्रण नहीं हो सकती है। कुछ डीएनए खंडों की उपस्थिति से समर्थित सिद्धांत यह भी बताते हैं कि झील में एक ऊष्मीय छिद्र पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। इस अंधकारमय अथाह गहराई में विवर्तनिक गतिविधि से ऊष्मा और रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही होगी, जो एक ऐसी खाद्य श्रृंखला को सहारा दे रही होगी जिसमें नलिकाकार कृमियों से लेकर शायद ऐसे अंधों से अंधे मछली जैसे जीव भी शामिल हैं जिन्होंने कभी प्रकाश का एक कण भी नहीं देखा है। दुनिया ने रूसी टीम को पानी के ऐसे कंटेनर निकालते हुए देखा जिनमें सैद्धांतिक रूप से धीमी गति से फैलने वाली भीषण आग के समान जैविक जीव समाहित हो सकते थे। यदि ये जीव पिघलती बर्फ या विवर्तनिक प्लेटों के खिसकने के माध्यम से हमारे महासागरों में पहुंच जाते हैं तो इसके पारिस्थितिक परिणाम अप्रत्याशित होंगे। हम सिर्फ एक झील को नहीं देख रहे हैं, हम एक ऐसे जैविक टाइम कैप्सूल को देख रहे हैं जो 15 मिलियन वर्षों से चल रहा है और रूस ने अभी अभी उसका पिन निकाल दिया है। यह एहसास कि हम अज्ञात जीव विज्ञान की एक विशाल दबाव युक्त प्रयोगशाला के ऊपर चल रहे हैं ने महाद्वीप के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। यह अब केवल बर्फ की दीवार नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया का ढक्कन है जिसे शायद अकेला छोड़ देना ही बेहतर होगा। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक अपनी खोज की नैतिकता पर विचार विमर्श करते रहे, क्रेमलिन का ध्यान पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से हटकर चट्टान में छिपे खजाने पर केंद्रित हो गया। गहरे जमे हुए झील का रहस्य जल्द ही एक ऐसी खोज के आगे फीका पड़ गया जिसने दुनिया के सत्ता गलियारों में हलचल मचा दी। 1 खरबों डॉलर के उद्योग का भूत, 511 अरब बैरल का रहस्य। जहां एक ओर गहरे जमे हुए झील के जैविक रहस्यों ने वैज्ञानिक जगत को मोहित कर लिया है, वहीं वेडेल सागर के बर्फीले पानी से एक कहीं अधिक तात्कालिक और विस्फोटक खुलासा हुआ है।
मई 2024 में सामने आने वाली और 2025 तक भू राजनीतिक चर्चा पर हावी रहने वाली रिपोर्टों की एक श्रृंखला में यह खुलासा हुआ कि रूसी भूकंपीय सर्वेक्षणों ने अंटार्कटिक समुद्र तल के नीचे कुछ ऐसा खोजा है जिसने दुनिया के ऊर्जा बाजारों को दहला दिया है। यह आंकड़ा चौंका देने वाला था। 511 अरब बैरल तेल। इस संख्या की विशालता को समझने के लिए इसकी तुलना उद्योग के दिग्गजों से करनी होगी। यह एक खोज सऊदी अरब के सिद्ध भंडार से लगभग दोगुनी और पिछले 50 वर्षों में उत्तरी सागर द्वारा उत्पादित कुल भंडार से लगभग 10 गुना अधिक है। यह महज एक खोज नहीं थी, यह पृथ्वी पर उस एकमात्र स्थान के नीचे छिपे एक वैश्विक ऊर्जा भंडार की पहचान थी जहां खनन कानूनी रूप से पूरी तरह प्रतिबंधित है। यह खोज रूस की सरकारी भूवैज्ञानिक अन्वेषण एजेंसी रोसजियो द्वारा संचालित विशेष ध्रुवीय अनुसंधान पोत अलेक्जेंडर कार्पिन्स्की द्वारा की गई थी। कई मौसमों से यह पोत ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र की हाइड्रोकार्बन क्षमता का सावधानीपूर्वक मानचित्रण कर रहा था, जो महाद्वीप का एक त्रिकोणीय हिस्सा है जिस पर चिली और अर्जेंटीना भी दावा करते हैं। हालांकि मॉस्को आधिकारिक तौर पर कहता है कि उसकी गतिविधियां पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं, लेकिन एकत्रित भूकंपीय डेटा की प्रकृति कहीं अधिक व्यावहारिक उद्देश्य की ओर इशारा करती है। परंपरागत वैज्ञानिक अनुसंधान के विपरीत, जिसमें बर्फ की गति या पृथ्वी की पपड़ी के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, अलेक्जेंडर कार्पिन्स्की द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का ध्यान विशेष रूप से तेल और गैस भंडार वाले तलछटी बेसिनों पर केंद्रित था। इससे ध्रुवीय भू राजनीति के एक प्रमुख विशेषज्ञ प्रोफेसर क्लॉस डॉड्स सहित कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रूस अब केवल बर्फ का अध्ययन नहीं कर रहा है, बल्कि वह प्रभावी रूप से अगली सदी की संपत्ति की खोज कर रहा है। 511 अरब बैरल के इस रहस्यमय खतरे से उपजे डर का कारण केवल पर्यावरणीय नहीं है। हालांकि निर्मल दक्षिणी महासागर में तेल रिसाव की आशंका पारिस्थितिकीविदों के लिए एक भयावह दुःस्वप्न है, बल्कि डर यह है कि यह खोज अंटार्कटिक संधि प्रणाली के लिए एक विस्फोटक का काम कर सकती है। 1959 से यह महाद्वीप शांति और विज्ञान को समर्पित एक अद्वितीय प्राकृतिक अभयारण्य रहा है और 1991 के मैड्रिड प्रोटोकॉल ने सभी खनन और तेल गतिविधियों पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इस प्रोटोकॉल की समीक्षा 2048 में होने की संभावना है। इन भंडारों का मानचित्रण करके रूस ने महाद्वीप पर एक तरह से आरक्षित चिह्न लगा दिया है, जो दुनिया को यह संकेत देता है कि जब संधि में नरमी आएगी तो दुनिया में सबसे कम ऊर्जा भंडार हासिल करने की होड़ क्रेमलिन के नेतृत्व में होगी। पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे और दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ की तलाश में रूस के लिए ये भंडार एक वैकल्पिक योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अंततः मध्य पूर्व और पश्चिम पर वैश्विक ऊर्जा निर्भरता को खत्म कर सकती है। इसके अलावा इस खुलासे ने एक सुप्त क्षेत्रीय विवाद को हवा दे दी है। वेडेल सागर, जहां अधिकांश तेल भंडार स्थित है, संप्रभुता के टकराव का केंद्र बिंदु है। यूनाइटेड किंगडम, चिली और अर्जेंटीना तीनों ही इस विशिष्ट क्षेत्र पर ऐतिहासिक दावे रखते हैं और इनमें से कोई भी प्रतिद्वंद्वी शक्ति या रूस के स्वामित्व वाली किसी विशाल सरकारी कंपनी को उन संपदाओं का व्यवस्थित रूप से सर्वेक्षण करते हुए देखने को तैयार नहीं है जिन्हें वे अपना अधिकार मानते हैं। रूसी रिपोर्टों के जवाब में चिली और अर्जेंटीना ने अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा दी है और अपने अपने अंटार्कटिक ठिकानों पर आपातकालीन बैठकें की हैं।
511 अरब बैरल के इस रहस्यमय खतरे ने एक समय के सहयोगात्मक वैज्ञानिक क्षेत्र को एक ऐसे शतरंज के खेल में बदल दिया है जहां भूकंपीय संकेतों और राजनयिक चेतावनियों के माध्यम से चालें चली जाती हैं। दुनिया भयभीत है क्योंकि 60 वर्षों में पहली बार श्वेत महाद्वीप को वैज्ञानिक आश्चर्य के बजाय औद्योगिक लालच के नजरिए से देखा जा रहा है। तकनीकी रूप से इन संसाधनों का निष्कर्षण एक अत्यंत जटिल इंजीनियरिंग चुनौती है जो वर्तमान में मानव क्षमता से परे है। वेडेल सागर पृथ्वी के कुछ सबसे खतरनाक जल क्षेत्रों में से एक है जहां विशाल हिमखंड जहाजों को कुचल सकते हैं और तूफानी हवाओं के कारण पारंपरिक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग असंभव हो जाता है। फिर भी मात्र आंकड़ों की उपलब्धता ही इस क्षेत्र के लोगों की मानसिकता को बदल देती है। इससे संसाधनों के प्रति ऐसा जुनून पैदा होता है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। यदि कोई एक राष्ट्र संधि के बाद की दुनिया में संसाधनों के दोहन की तैयारी शुरू कर देता है, तो अन्य राष्ट्र भी पीछे न रह जाने के लिए ऐसा ही करने को विवश महसूस करेंगे। रूसी खोज का यही असली खतरा है। इस महाद्वीप ने न केवल तेल की खोज की है, बल्कि 70 वर्षों की अंतर्राष्ट्रीय शांति को भंग करने का सटीक तंत्र भी खोज लिया है। शांत बर्फीले भूभाग पर अब तेल के कुओं और पाइपलाइनों का साया मंडरा रहा है। भविष्य की यह कल्पना महाद्वीप के मूल उद्देश्य के साथ विश्वासघात प्रतीत होती है। भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के साथ ही दुनिया का ध्यान एक बार फिर जमीनी हकीकत से वाकिफ लोगों की ओर मुड़ने लगा है। उन लोगों की ओर जो दुनिया के छोर पर बसे हैं, ज्ञान की खोज और अपने राष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं के बोझ तले दबे हुए हैं। अरबों डॉलर के आंकड़ों और प्राचीन सूक्ष्म जीवों से परे वे इंसान हैं जो वास्तव में इस फ्रीजर में रहते हैं। वे पुरुष और महिलाएं जिनका दैनिक अस्तित्व उतना ही अनिश्चित है जितना कि वे संधियां जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। भू राजनीतिक तनाव में आई नरमी अंटार्कटिका में रूसी खोज का असली आतंक केवल भूकंपीय आंकड़ों या प्राचीन सूक्ष्म जीवों का परिणाम नहीं है। यह उन्हें उजागर करने के लिए आवश्यक मानवीय सहनशक्ति में भी परिलक्षित होता है। रूस ने यह खुलासे कैसे किए, यह समझने के लिए वोस्तोक स्टेशन पर तैनात लोगों के जीवन पर एक नजर डालनी होगी। 1957 में स्थापित वोस्तोक स्टेशन पूर्वी अंटार्कटिक बर्फ की चादर के ऊपर स्थित है, जो भौगोलिक रूप से दक्षिणी ध्रुव से लगभग 1301 किलोमीटर दूर है। यह एक ऐसी जगह है जहां करियर की अवधारणा अस्तित्व बनाए रखने के संघर्ष का रूप ले लेती है। यह स्टेशन शीत ऋतु के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, जहां 3488 मीटर की ऊंचाई के कारण वायुमंडल इतना विरल है कि नए आने वाले लोग अक्सर हफ्तों तक ऊंचाई की बीमारी से पीड़ित रहते हैं और सरलतम कार्य करने में भी उन्हें कठिनाई होती है। यहाँ की हवा में समुद्र तल की तुलना में लगभग 50% कम ऑन ऑक्सीजन होती है, जिससे हर सांस लेना एक सचेत प्रयास और हर कदम एक शारीरिक जोखिम बन जाता है। इस स्टेशन पर रहने वाले शोधकर्ता वोस्तोशनिकी एक अलग ही प्रजाति के लोग हैं। उनका करियर एक ऐसी दुनिया में रचा बसा है जहां साल के 4 महीने सूरज गायब हो जाता है, जिससे स्टेशन पर हमेशा के लिए जमा देने वाली रात का सन्नाटा छा जाता है। इन लंबे सर्दियों के महीनों के दौरान स्टेशन पूरी तरह से दुर्गम हो जाता है। कोई भी विमान वहां उतर नहीं सकता क्योंकि उनके लैंडिंग गियर में मौजूद हाइड्रोलिक तरल पदार्थ जमकर टूट जाएंगे। 1400 किलोमीटर की ऊबड़ खाबड़ बर्फ को पार करके कोई भी जमीनी मार्ग उन तक नहीं पहुंच सकता। बचे हुए 15 से 30 लोग वास्तव में ब्रह्मांड में सबसे अलग थलग पड़े इंसान हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद
अंतरिक्ष यात्रियों से भी कहीं अधिक मदद से कटे हुए हैं। व्लादिमीर लिपेनकोव या दिवंगत बोरिस कुद्रियाशोव जैसे वैज्ञानिकों के लिए वोस्तोक तक का करियर अक्सर सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के कठोर खनन और इंजीनियरिंग संस्थानों से शुरू होता था, जहां वे बर्फ के भौतिकी और गहरे बोरहोल ड्रिलिंग की यांत्रिकी में विशेषज्ञता हासिल करते थे। वोस्तोक में रोजमर्रा की जिंदगी क्षय के विरुद्ध एक सावधानीपूर्वक संघर्ष है। स्टेशन डीजल जनरेटरों द्वारा संचालित है, जो कभी विफल नहीं होने चाहिए, क्योंकि 80 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ऊष्मा की हानि कुछ ही घंटों में मृत्यु का कारण बन सकती है। यहां पानी नहीं पाया जाता है। इसका उत्पादन बड़े बड़े टैंकों में बर्फ पिघलाकर किया जाता है। यह कार्य उस दिन के ड्यूटी अधिकारी को सौंपा जाता है। शरीर के तापमान को बनाए रखने के निरंतर संघर्ष से निपटने के लिए आहार में कैलोरी और वसा की मात्रा अधिक होती है, जिसमें अक्सर डिब्बा बंद मांस, गाढ़ा दलिया और कभी-कभार किण्वित सब्जी शामिल होती है। पेशेवर भूमिकाएं लचीली होती हैं। एक विश्वस्तरीय हिमनद विज्ञानी अपनी सुबह 4 लाख साल पुराने बर्फ के नमूनों का विश्लेषण करने में और दोपहर स्टेशन के वेंटिलेशन शाफ्ट से बर्फ हटाने में बिता सकता है। यह पदानुक्रम का अभाव आवश्यकता से उत्पन्न होता है। ऐसी जगह पर जहां प्रकृति सक्रिय रूप से आपको मारने की कोशिश कर रही हो, केवल वही बायोडाटा मायने रखता है जो यह साबित करे कि आप हीटर चालू रख सकते हैं। रूसी आर्कटिक और अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान इन वैज्ञानिकों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव का गहन अध्ययन कर रहा है। एक सीमित धातु युक्त वातावरण में 1 वर्ष तक लगातार एक ही दर्जन चेहरों को देखने की सामाजिक एक रास्ता एक अनूठी मनोवैज्ञानिक स्थिति को जन्म देती है, जिसे अंटार्कटिक तनाव के नाम से जाना जाता है। वोस्तोक में लंबे समय तक टिके रहना दुर्लभ है। कई वैज्ञानिक 1 या 2 बार सर्दियों में वहां जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते। इंद्रियों के अभाव से उनके शरीर और मन थक जाते हैं। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर बर्फ पर ही रहते हैं। वे लोग जो 4 किलोमीटर नीचे दबे रहस्यों के प्रति अटूट समर्पण के कारण दशकों तक बर्फ पर लौटते रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 5G एक ड्रिलिंग परियोजना का प्रबंधन किया, जो उनके लिए एक जीवित इकाई बन गई थी, जिसे निरंतर रखरखाव, चिकनाई और सटीक नियंत्रण की आवश्यकता थी, ताकि उस झील को दूषित होने से बचाया जा सके जहां वे पहुंचने के लिए इतने बेताब थे। ये लोग रूस की अंटार्कटिक महत्वाकांक्षाओं के अग्रदूत हैं। जहां दुनिया 511 अरब बैरल तेल को भू राजनीतिक खतरे के रूप में देखती है, वहीं वोस्तोचनकी इसे दशकों के कठिन परिश्रम का परिणाम मानते हैं। उनका करियर इस धारणा पर आधारित है कि अंटार्कटिका बंजर भूमि नहीं, बल्कि एक भंडार है। जब रूस ने 2024 और 2025 में स्टेशन के व्यापक उन्नयन का कार्य शुरू किया, जिसमें ट्रैक्टर ट्रेन द्वारा बर्फ पर हजारों टन नए उपकरण ले जाए गए, तो संदेश स्पष्ट था। वे अस्थायी अन्वेषण से स्थायी अधिवास की ओर बढ़ रहे हैं। नया शीतकालीन परिसर, जो एक मॉड्यूलर संरचना है और भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशन जैसा दिखता है, शोधकर्ताओं को अपेक्षाकृत आराम से रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह इस बात का संकेत है कि वीरतापूर्ण अस्तित्व का युग अब औद्योगिक स्तर पर व्यापक उपस्थिति के युग में परिवर्तित हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये वैज्ञानिक अपने नए अत्याधुनिक घर में बसते हैं, उनके द्वारा उजागर किया गया आतंक प्रयोगशाला से निकलकर वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में फैलने लगता है। वैज्ञानिक खोज से राष्ट्रीय संपत्ति में परिवर्तन कभी भी सहज नहीं होता, खासकर तब जब यह संपत्ति पृथ्वी पर बचा हुआ अंतिम अप्रतिम क्षेत्र हो। पिघलता हुआ ढक्कन अगर तेल की खोज दुनिया की राजनीति के लिए खतरा थी, तो अंटार्कटिक समुद्र तल पर रूस के नवीनतम आंकड़े
दुनिया के अस्तित्व के लिए ही खतरा हैं। दशकों से वैज्ञानिकों का मानना था कि आर्कटिक की परमाफ्रॉस्ट ही सुप्त मीथेन का एकमात्र प्रमुख स्रोत है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 30 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन 2024 के अंत में गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बियों के साथ मिलकर काम कर रहे रूसी भूकंपीय सर्वेक्षण जहाजों ने कुछ ऐसा खोजा है जिसने जलवायु समुदाय को असमंजस में डाल दिया है। उन्होंने पाया कि अंटार्कटिक समुद्र तल से रिसाव हो रहा है। मीथेन रिसाव के नाम से जानी जाने वाली यह घटना तब घटित होती है जब पृथ्वी की पपड़ी में फंसी गैस दक्षिणी महासागर के विशाल भार और ठंड के कारण नीचे दबी रहती है, तलछट के माध्यम से बाहर निकलने लगती है। बेलिंगशॉसन स्टेशन पर रूसी टीमों ने गहराई से उठते हुए बुलबुलों के विशाल गुच्छों की सूचना सबसे पहले दी थी। ये छोटे मोटे छिटपुट रिसाव नहीं हैं। ये मीथेन के भयंकर विस्फोट हैं, जिनमें से कुछ सतह की ओर सैकड़ों मीटर तक फैले हुए हैं। असली खतरा तो इसके पीछे की प्रक्रिया में छिपा है। जैसे जैसे दक्षिणी महासागर गर्म हो रहा है, पृथ्वी का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा है। रूसी आंकड़ों से पता चलता है कि ये रिसाव तेजी से बढ़ रहे हैं। सोनार मैपिंग का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने समुद्र तल पर गड्ढे देखे हैं, जो शहर के ब्लॉक जितने बड़े हैं, जहां से गैस समुद्र तल से विस्फोट के रूप में बाहर निकली है। जब यह गैस वायुमंडल में पहुंचती है तो यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र बनाती है, जिससे अनियंत्रित वैश्विक तापमान वृद्धि हो सकती है। रूस की खोज से यह साबित होता है कि अंटार्कटिका अब ऊष्मा का अवशोषक नहीं रहा, बल्कि ऊष्मा का स्रोत बनता जा रहा है। अकादमिक फेडोरोव पर शोध कर रहे शोधकर्ताओं के लिए शून्य से नीचे के तापमान वाले तूफान के बीच मीथेन के बुलबुले से उबलते पानी का दृश्य अत्यंत भय का क्षण था। इसने यह उजागर किया कि महाद्वीप की स्थिरता एक मिथक है। हम एक दबाव युक्त बम पर चल रहे हैं और रूस वर्तमान में एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जिसके पास भूकंपीय अवसंरचना है जो बम की बत्ती जलने की आवाज सुन सकती है। यह खोज भयावह है क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम कल पृथ्वी पर हर कार और कारखाने को बंद भी कर दें, तो भी अंटार्कटिका का दबाव शायद इतना कम हो चुका है कि उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। रूस ने जो खोजा है वह दक्षिणी महासागर में एक बड़े बदलाव का पहला प्रमाण है। शांत सफेद विस्तार के भीतर एक अस्थिर आंतरिक भाग छिपा है जो अब हलचल मचाने लगा है। यह महज विज्ञान नहीं है, यह एक वैश्विक चेतावनी है। रूस द्वारा इन रिसावों के खुलासे ने अंटार्कटिका को एक दूरस्थ जिज्ञासा से वैश्विक आपातकाल के मोर्चे पर ला खड़ा किया है, जिससे यह साबित होता है कि दुनिया के सबसे निचले हिस्से में जो कुछ भी होता है वह वहीं तक सीमित नहीं रहता। फ्यूहरर का किला, जहां आधुनिक समाचारों में तेल भंडार और जैविक असामान्यताओं का बोलबाला है, वहीं एक गहरा मनोवैज्ञानिक आतंक भी है जिसने रूसी खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को लंबे समय से ग्रस्त कर रखा है। एक गुप्त नाजी गढ़ का मिथक। यह कथा, जिसे अक्सर एक मामूली साजिश मानकर खारिज कर दिया जाता है, 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी के आरंभ में तब और अधिक महत्वपूर्ण हो गई जब रूसी भूकंपीय सर्वेक्षणों ने महाद्वीप के आंतरिक भाग का मानचित्रण शुरू किया। यह किंवदंती स्टेशन 211 या न्यू बर्लिन पर केंद्रित है, जिसे 1930 के दशक के उत्तरार्ध में थर्ड रीच द्वारा निर्मित एक भूमिगत किला माना जाता है। इस भय की जड़ ऐतिहासिक तथ्य में निहित है। 1938 में जर्मन पोत श्वाबनलैंड कीचड़ से ढके भूभाग में पहुंचा और उसने समुद्री विमानों से हजारों एल्यूमीनियम के स्वास्तिक चिन्ह वाले खंभे गिराए।
ताकि उस क्षेत्र को न्यू श्वाबनलैंड के रूप में घोषित किया जा सके। रूसी अभिलेखीय शोध में अक्सर ग्रैंड एडमिरल कार्ल डोनिट्ज़ के 1943 के एक भयावह कथन को उजागर किया गया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके पनडुब्बी बेड़े ने दुनिया के दूसरे छोर पर फ्यूहरर के लिए एक अभेद्य किला बना दिया है। रूसी रणनीतिकारों के लिए यह केवल युद्धकालीन शेख ही नहीं थी, यह बर्फ की भौगोलिक स्थिति का और गहराई से अध्ययन करने का संकेत था। जब रूसी वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र की भूतापीय गतिविधि का मानचित्रण शुरू किया, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने इन पुराने रहस्यों को नई जान दे दी। विशाल ज्वालामुखी गुफाओं का एक जाल। इनमें से कुछ हिमनदी के नीचे स्थित गुफाएं इतनी बड़ी हैं कि उनमें पूरे शहर बस सकते हैं, और पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से वे गर्म रहती हैं, भले ही सतह पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस हो। हालांकि उड़न तश्तरियों या किसी छिपे हुए नाज़री साम्राज्य का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है, फिर भी यह भयावह वास्तविकता अपने आप में काफी डरावनी है। इससे साबित होता है कि अंटार्कटिका बर्फ का एक ठोस टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक खोखला मधुकोशनुमा भूभाग है जो महत्वपूर्ण मानवीय या सैन्य संरचनाओं को छिपाने में सक्षम है। रूस ने जिस असली आतंक को उजागर किया है, वह अतीत का कोई शाब्दिक किला नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि ऐसी चीज कितनी आसानी से अस्तित्व में आ सकती थी। अगर 1940 के दशक में नाजी गुप्त सैन्य अड्डे का सपना देख सकते थे, तो रूस और चीन जैसी आधुनिक शक्तियों के पास आज इसे हकीकत में बदलने की तकनीक मौजूद है। किलेबंदी की कहानियों में छिपी ऊष्मीय विसंगतियों का अध्ययन करके रूस ने भविष्य में गुप्त सैन्य ठिकानों के लिए आदर्श स्थान खोजे हैं, जो मीलों मोटी बर्फ की परत के नीचे हमेशा के लिए छिपे रहेंगे। अतीत की यह कहानी भविष्य के गुप्त सैन्य विस्तार का खाका बन गई है। ऐतिहासिक मिथक से आधुनिक रणनीतिक वास्तविकता की ओर संक्रमण हमें महाद्वीप के अंतिम भाग्य पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। पृथ्वी की अंतिम सीमा। अंटार्कटिका में रूस की खोजों का खुलासा महज एक वैज्ञानिक सफलता से कहीं अधिक है।